हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट की बीमारियों संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सीज पर बात करेंगे। हार्ट की बीमारी को लेकर वैसे भी काफ़ी सारी अवधारणाएं, कंट्रोवर्सीज, मिथ्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, और ये सबके हिसाब से हमें जजमेंट लेना मुश्किल होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इन इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सीज को आज डिस्कस करेंगे और इसमें कॉमन कंसेंसस क्या है या ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, मेरे हिसाब से क्या सही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और स्टैटिन्स को लेकर कंट्रोवर्सी है। देखिए, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का रोल आजकल ब्लॉकेज के मामले में कंट्रोवर्शियल है। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ऐसा शो कर रही हैं कि खाने वाले जो कोलेस्ट्रॉल है उससे नलियों के ब्लॉकेजेस में कोई क्लियर कोरिलेशन नहीं है। पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल से कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, एक चीज़। और दूसरा, खाने के कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल में भी कोई क्लियर कट कोरिलेशन नहीं है। तो इसलिए स्टैटिन्स की जहाँ तक अगर बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा जो स्टैटिन्स है वो लिवर में कोलेस्ट्रॉल के बनने को अफेक्ट करता है और ज़्यादातर 80% कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है। इसके अलावा भी स्टैटिन्स जो है वो बहुत सारे दूसरे तरीक़ों से लोगों को बेनिफिट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम करते हैं, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कम करते हैं, वो सारी चीज़ों में मदद करते हैं। इसलिए ये जो सोच लोगों के दिमाग में है कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कंट्रोवर्सी है तो वो सेम चीज़ स्टैटिन्स पर भी अप्लाई होती है, और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पर इशू है तो स्टैटिन्स भी नहीं लेना चाहिए, वो गलत है। स्टैटिन्स ने अपना रोल बहुत सारे स्टडीज़ में प्रूव किया है, और जब तक कोई काउंटर गाइडलाइंस नहीं आ जाती जो ये साबित करती है कि ये सारा जो बेनिफिट स्टैटिन्स ने शो किया वो गलत था या वो ट्रायल्स गलत थी और ट्रायल्स का कोई तरीका गलत था, तब तक हमें यही मानना पड़ेगा कि स्टैटिन्स बेनिफिट करती हैं। हाँ, तरीके पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन इस बारे में जितना भी अभी कंसेंसस है वो यही है कि स्टैटिन से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं है। और हर को पेशेंट जिनको ब्लॉकेज है और कोलेस्ट्रॉल का इशू है उनको स्टैटिन्स लेना है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो तो भी स्टैटिन से फ़ायदा होता है। इसके अलावा एस्प्रिन को लेकर कंट्रोवर्सी, खासकर एस्प्रिन के प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में यूजेज को लेकर कंट्रोवर्सी है कि हर व्यक्ति को क्या ब्लॉकेज में एस्प्रिन देना चाहिए खून पतला करने के लिए। देखिए, अगर अटैक नहीं आया है और कोई ब्लॉकेज नहीं है तो एस्प्रिन का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि जितना हार्ट अटैक का चांस वो कम करता है उतना वो ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ा देता है। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में। हाँ, अटैक एक बार आ गया तो फिर, या ब्लॉकेज डायग्नोज हो गया तो फिर हर हालत में आपको स्टैटिन के साथ एस्प्रिन यानी खून पतला करने की दवा या क्लोपिडोग्रेल, दोनों में से कोई एक दवा लाइफ टाइम पेशेंट को देनी पड़ती है। उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक बार अटैक आ गया या साबित हो गया कि ब्लॉकेज है तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें तो देना ही है। हाँ, अटैक आने से पहले देना या नहीं वो केस टू केस और डॉक्टर टू डॉक्टर, जजमेंट टू जजमेंट वेरी करेगा। उस मामले में काफ़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि सिलेक्टेड पेशेंट्स में आप इसको दे सकते हैं, हर पेशेंट में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर टारगेट्स को लेकर कंट्रोवर्सी है। काफ़ी अलग अलग सालों में अलग अलग गाइडलाइंस ने, अलग अलग स्टडीज़ ने बहुत सारी चीज़ें शो की है। इतना ज़रूर माना जाता है कि आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 है और उससे जितना ज़्यादा जाएगा रिस्क बढ़ते जाएगा। 140 से ऊपर सिस्टोलिक और 90 से ऊपर अगर डायस्टोलिक जाता है तो वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई करना चाहिए, यानी खाने पीने को चेंज करके इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर हमको मेडिसिन देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मेडिसिन चालू करनी है चाहिए, यानी इस मामले में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसको ज़्यादातर गाइडलाइंस यही कहती है, मानती है आज तक, वो यही है कि कोशिश करिए कि 140-90 तक आप दवा स्टार्ट ना करें। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में दवाएं स्टार्ट करें, और कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4 जितनी भी दवाएं ज़रूरत है वो दे सकते हैं। इसके अलावा लोगों के मन में डाइटरी गाइडलाइंस और न्यूट्रिशनल कंट्रोवर्सीज़ है। पहले ज़माने में काफ़ी इश्यूज़ ये थे कि सब ये कहते थे कि जितना आप फैट खाओगे उतना ब्लॉकेजेस होगा, लेकिन उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि फ़ैट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना अब स्ट्रेस आ रहा है शुगर पे, कि जितना आप शुगर और रिफाइंड चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हर रिफाइंड चीज़ नुकसान करती है। जितना प्रोसेस्ड की हुई आप फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ों को खाएंगे उतना नुकसान होगा। तो इसलिए डाइट को लेके अभी भी सारी चीज़ें साबित नहीं हुई है। बहुत सारी स्टडीज़ अभी भी चल रही है जो ये मिथ को तोड़ना चाहती हैं कि क्या जो हमारा ब्लॉकेजेस है वो सिर्फ खाने के फैट से रिलेटेड है या खाने की कुछ और चीज़ से रिलेटेड है। वो कंट्रोवर्सीज अभी भी चालू है। बहुत सारे लोग कहते हैं फाइबर खाने से ब्लॉकेज चला जाएगा, लेकिन फाइबर के रिलेटेड एक स्टडी हुई थी जिसने शो किया था कि फाइबर देने से फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से फ़ायदा होगा, लेकिन प्रोटीन्स को लेके भी वैसे ही कंट्रोवर्सी है कि प्रोटीन्स से बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी
डाइट को लेके अभी भी पूरा कंसेंसस नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि फ़ैट को लेके जितना पहले हो हल्ला था कि फ़ैट खाओ और ब्लॉकेज हो जाएगा, वो ज़्यादातर अभी उतना साबित नहीं हो पा रहा है। तो उस मामले में अभी फिर भी थोड़ा रिसर्च ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रोल को लेकर कंट्रोवर्सी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐसा साबित करने की कोशिश हुई थी कि इसको लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे और हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बड़ी स्टडीज़ ने इसको अब उतना बेनिफिट शो नहीं किया है। और इसको लेके अभी फ़िलहाल ज़्यादातर यही माना जाता है कि इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट है, कुछ नहीं लेने के कंपैरिजन में कुछ फ़ायदा इससे है, लेकिन इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होने का अंदाज है। इसलिए सिलेक्टेड पेशेंट में जहाँ ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है या जहाँ अलग अलग रिस्क फैक्टर्स है, वहाँ पे इसको ले सकते हैं। कुछ नॉन कार्डियक बेनिफिट्स के लिए भी ले सकते हैं, जिसका हमने ऑलरेडी अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है, पर हर पेशेंट में इसको लेना है ऐसा नहीं है। इसके अलावा कार्डियक स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। लोग कई बार मान के चलते हैं कि ईसीजी कर लिया सब साबित हो गया, कोई ब्लॉकेज नहीं है, इको कर लिया तो सब साबित हो गया, कोई ब्लॉकेज नहीं है। इवन ट्रेडमिल को लेके भी काफ़ी लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं। एक बार कर लिया तो लोगों को लगता है कि बस अब साबित हो गया, कुछ नहीं है। हर टेस्ट की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, हर टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर टेस्ट की अपनी एक्यूरेसी होती है। हर टेस्ट में सब कुछ पता चल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर टेस्ट को सोच समझ के देख के उसके बाद ही जजमेंट करना चाहिए कि इससे कितना पता चल रहा है और सब कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि इस मामले में काफ़ी गलतियाँ होती हैं और फाइनली परेशान होना पड़ता है। इसके लिए टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या पता चल रहा है, ये प्रॉपर्ली समझें, तभी उस टेस्ट को करवाएं। और अगर टेस्ट हुआ है पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, नहीं तो इस मामले में आप हमेशा गलत सोचते रहेंगे और अपने आप को सेफ या अनसेफ फील करते रहेंगे। इसके अलावा हार्ट अटैक के केस में इन्फ्लेमेशन को लेकर कंट्रोवर्सी है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हार्ट अटैक्स का चांस बढ़ता है। ये कुछ हद तक सच भी है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का हार्ट के पेशेंट में कभी फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों ने एंटीबायोटिक्स भी दिया, एंटीबैक्टीरियल भी दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ट्राई किया, इम्यूनिटी कम करने वाली मेडिसिन भी दिया, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं साबित कर पाए। स्टीरॉइड्स वगैरह भी ट्राई किया, कुछ फ़ायदा नहीं कर पाए। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन को रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसमें भी कुछ साबित नहीं हो पाया। तो आज तक माना ही जाता है कि इससे कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट करने से या इन्फ्लेमेशन के पीछे पड़ने से कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, बस ये है कि इन्फ्लेमेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है, पर इसको फोकस करके थेरेपीज़ देना या हर पेशेंट में इसको कराने का उतना रोल नहीं है। इसके अलावा कई बार लोगों के दिमाग में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेकर कंट्रोवर्सी आती है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज वाले पेशेंट्स में दी जाती है, उससे हार्ट अटैक्स होने का चांस बढ़ता है, उससे प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये भी डिस्कशन का एक विषय है कि इससे कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है, और सिलेक्टेड केसेस में आप इसे दे सकते हैं, हर केस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार क्लॉटिंग का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी ही है। इसके अलावा ग्लाइसेमिक कंट्रोल का डायबिटीज़ को लेके कंट्रोवर्सी है कि कितना अग्रेसिव आपको शुगर कंट्रोल करना चाहिए। पहले ज़्यादातर कंसेंसस ये था कि जितना लो उतना अच्छा, फिर लेकिन पाया गया कि जब हम 100 से नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा नुकसान बढ़ जाता है, पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता है। तो वहाँ पे माना ये गया है कि 100 to 150 अगर हम नेचुरली मेंटेन करें और डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए फैट मेटाबॉलिज्म और बाकी चीज़ों पे फोकस करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, रादर देन सिर्फ शुगर के पीछे दवाइयाँ लेके पड़ जाओ, तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब आप हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, डायबिटीज़ को रिवर्स करेंगे, डायबिटीज़ के प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा रादर देन सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने से। इसके अलावा जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे हार्ट को कंट्रोल करना या उसको इम्प्रोवाइज़ करने को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। काफ़ी स्टेम सेल एनालिसिस और ये सब चीज़ों पर बहुत रिसर्च हुआ, बहुत पैसा खर्चा हुआ, फाइनली इनसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। तो आज तक ये कंट्रोवर्सी का इशू है कि क्या हम जेनेटिक लेवल पर मॉडिफाई करके चीज़ों को, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स को या रिस्क को कम कर सकते हैं। पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है, और अभी तक भी ये रिसर्च का ही सब्जेक्ट है कि कितना इससे एक्चुअल में फ़ायदा होगा। अभी तक ये मान के चलिए कि ये एक्चुअल मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं है। बहुत फ्यूचर में शायद रोल आ भी जाए, पर अभी तक ऐसा जेनेटिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर या हमारे जेनेटिक्स को स्टडी करके या उसके ट्रीटमेंट करके कुछ हार्ट की बीमारी में फ़ायदा कर सकते हैं, ऐसा अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो इसलिए टाइम और पैसा इस पर बर्बाद करना अभी तो जस्टिफाइड नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा देखें।